नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर अपन ने जो शिक्षण विधि की नेक्स्ट यूनिट जो है आपके सिलेबस के अंदर जो सबसे लास्ट यूनिट जो है उसके अपन चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लासेस के अंदर अपन ने विज्ञान की शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियां जो भी थी उनके बारे में अपन ने लिया था। कुछ शिक्षण विधियां अपन सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहां पर उन विधियों को इसलिए सेकेंड यूनिट में ले रहे हैं अपन, क्योंकि आपके एक टॉपिक डाल रखा है सेकेंड यूनिट के अंदर, फर्स्ट टॉपिक दे रखा है विज्ञान शिक्षा में नवाचार। तो अपन नवाचार के अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षण विधियां जोड़ी गई हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो सेकंड यूनिट जो रहेगी उसका आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो आपके जो टॉपिक्स जोड़ रखे हैं उसके अंदर सिलेबस के अंदर उनकी अगर अपन सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो तो रहेगा आपका कौन सा, शिक्षा में नवाचार। और अपन इसी टॉपिक को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ शिक्षण विधियां अपन ने इस नवाचार वाले यूनिट में पढ़ेंगे, यानी कुछ शिक्षण विधियां जो परंपरागत नहीं थी उनको बाद में जोड़ा गया है, उसके आधार पर यहाँ पर नवाचार की यूनिट होगी। फिर आता है विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सामग्री, यानी कौन कौन सी पाठ्य सामग्री इसमें प्रयुक्त होती है। फिर आता है सहायक सामग्री कि विज्ञान के शिक्षण के अंदर सहायक सामग्री कौन कौन सी आवश्यक होने वाली है। और उसके साथ साथ अपन लेंगे इसके अंदर मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद में आएगा आपका क्या, अध्ययन संबंधित अध्यापन संबंधित समस्याएं, और अंत में आता है आपका कौन सा, उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन इस इकाई के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आज की इस कक्षा के अंदर लेने वाले हैं वो है विज्ञान शिक्षा में नवाचार। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नवाचार की। नवाचार का मतलब क्या होता है, नव प्लस आचार। यहां पर ध्यान दीजिएगा, नव प्लस आचार शब्द जो लिया गया है नवाचार के लिए, तो इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि यानी अपन यहां ये कह सकते हैं कि कोई भी उत्पाद या प्रक्रिया में, या अपन ये कह सकते हैं किसी भी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में कुछ नया उपयोगी परिवर्तन लाना। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अपन सेवा कार्य कर रहे हैं, एक कंपनी कोई भी एक उत्पाद बनाती है। आपने देखा होगा कि जैसे एक अपने फोर व्हीलर की बात करें या एक छोटे से अपन बाइक की बात करें या साइकिल की बात करें, वो लोग कंपनियां जो भी हैं वो उसका नया नया मॉडल डिजाइन करवाते रहते हैं, और नया मॉडल डिजाइन करवाते करवाते वो नया ऑप्शन के आधार पर, एक नवाचार के आधार पर एक नया मॉडल प्रस्तुत करते हैं जनता के सामने या मार्केट में। तो वो एक नवाचार तकनीकी होती है। आपने देखा होगा कि सेवा कार्य के लिए भी अलग अलग तरीकों से नवाचार की पद्धतियां उपयुक्त की जाती हैं। तो कहने का मतलब नवाचार क्या होता है कि जिस प्रकार से अपन समय के परिवर्तन के साथ साथ अगर अपन किसी भी उत्पाद में या सेवा कार्य में, अब यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया की बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया में भी नवाचार का उपयोग होता है। क्या आपने आज से 15 साल पहले ऐसा कुछ सोचा भी था क्या कि अपने को ऐसे ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई देखने को मिलने वाली है, ऐसे अपने को ऐप के ऊपर पूरा नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो लिंक मिल जाएगा। ये क्या है, ये एक प्रकार का नवाचार है। ठीक है। तो कहने का मतलब किसी भी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में कुछ नया उपयोगी परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। शायद आपको इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया होगा। दो शब्दों से बना हुआ है, नव प्लस आचार। नव यानी नयापन और आचार का मतलब उत्पाद। यहां पर अपन ये कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि अगर किसी भी मानवोपयोगी सेवा कार्यों के अंदर या फिर कोई भी उत्पाद निर्मित कर रहे हैं उसके अंदर या शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत समय की परिस्थितियों के अनुसार और मांग के आधार पर जो भी कुछ नया परिवर्तन किया जाता है वही नवाचार कहलाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आता है कि यहां शिक्षण अनुदेशन में क्या कह रहे हैं अपन, शिक्षण अनुदेशन में समस्त नवीन तरीके युक्तियां जो परंपरागत शिक्षण तरीकों से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं, उन्हें आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, वही नवाचार कहलाता है। यानी शिक्षण प्रक्रिया जो होती है उस शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो परंपरागत तौर तरीके से, जैसे व्याख्यान विधि है, दल शिक्षण था, या फिर प्रयोगशाला है, परियोजना विधि है,
वो तमाम विधियां परंपरागत शिक्षण विधियां मानी गई थी। लेकिन समय की मांग के अनुसार पैनल चर्चा आ गया, अभिकर्मित अनुदेशन आ गया, कंप्यूटर निर्देशित अधिगम आ गया है, मस्तिष्क उद्वेलना आ गई है। ये समस्त क्रियाएं जो भी होती हैं वो समस्त क्रियाएं इस नवाचार के अंतर्गत आती हैं। तो यहां अपन ये कहते हैं शिक्षण अनुदेशन। यहां शिक्षण अनुदेशन का मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं शिक्षण प्रक्रिया के अंदर, उसके अंदर नवीन तरीके, युक्तियां या परंपरागत शिक्षण विधियां जो थी या परंपरागत तरीके जो थे, उनसे भिन्न प्रकार के नई तकनीकी, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना ही नवाचार कहलाता है। आपने देखा होगा कि सामान्य तौर के ऊपर पहले जब बोर्ड एग्जाम होती थी या लोकल एग्जाम होती थी, उसके अंदर ए भाग और ब भाग एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उस ए पार्ट को, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था, उसको समाप्त कर दिया गया और उसको समाप्त करने के पश्चात केवल 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देने लग गए पेपर के अंदर। पेपर को सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया, खंड ए, ब, स, द। फिर उसके बाद में वापस से और नवाचार किया गया, फिर उसमें एक पंक्ति के ही क्वेश्चन आंसर देने लग गए और ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो ये क्या है? नवाचार के तरीके ही तो होते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जैसे ही मतलब हर बोर्ड की अलग अलग बुक्स चलती थी, लेकिन वर्तमान के अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस जो कि पूरे ऑल इंडिया के अंदर सेम हो गया। आपने देखा होगा कि पहले 9th स्टैंडर्ड के ऊपर ही स्टूडेंट या छात्रों को सब्जेक्ट का चयन करना होता था। वर्तमान समय में 11वीं क्लास के अंदर जाकर के चयन करना होता है। ये सारा जो परिवर्तन हो रहा है वो नवाचार के अंदर हुआ है। यानी जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, क्या मांग है, क्या समस्याएं हैं, उनको एक आधुनिक तकनीकी के द्वारा समस्या का समाधान करते हुए जिन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है वो नवाचार कहलाता है। यहां पर नवाचार के विषय वस्तु प्रभावशाली व रोचक बन जाती है। यहां पर क्या कहेंगे अपन कि नवाचार से विषय वस्तु जो होती है वो प्रभावशाली बन जाती है और रोचक बन जाती है। भाई मुझे एक बात है कि एक तो आपको डायरेक्ट व्याख्यान विधि के द्वारा ही हल पढ़ाया जाए आपको, और एक आपको मान लीजिए कि पैनल चर्चा के माध्यम से सिखाया जाए। एक तरफ मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट समस्या समाधान विधि के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, और एक तरफ आपको मान लीजिए कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि जो नवाचार की पद्धतियां हैं उनमें छात्र का इंटरेस्ट बढ़ेगा, नयापन आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि नवाचार से विषय वस्तु क्या बन जाती है? प्रभावशाली और रोचक बन जाती है। और जिस तकनीकी के द्वारा यह प्रभावशाली और रोचक नहीं बनता है शिक्षण कार्य, उसको सम्मिलित ही नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये तो था इसके मुख्य उद्देश्य कि क्या होता है। अब बात आती है कि विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख नवाचार की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, जिसके अंदर यहां पर अभिकर्मित अनुदेशन इंपॉर्टेंट है, दल शिक्षण है, एक आपका आएगा पैनल चर्चा है, एक आएगा आपके विज्ञान क्लब एवं विज्ञान मेले। ये जो 4 विशेषताएं जो मैंने टिक की हैं, 4 ये प्रमुख विधियां जो मैंने टिक की हैं, ये चारों प्रमुख विधियां काफी इंपॉर्टेंट हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, और यहां से पिछले बार क्वेश्चन आ चुका है। अब की बार 100% चांसेज ये है कि पैनल चर्चा के ऊपर या विज्ञान क्लब व विज्ञान मेले के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था अभिकर्मित अनुदेशन विधि के खोजकर्ता के बारे में पूछा था, इसलिए यहां से क्वेश्चन डेफिनेट एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और कोशिश यही रहेगी कि यहाँ इनके उदाहरण, ये इनकी विशेषताएं या फिर इनके खोजकर्ताओं से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए अब अपन इनमें से मुख्य मुख्य इंपोर्टेंट है उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली विधि आती है, वो आती है आपको क्या? अभिकर्मित अधिगम एवं अनुदेशन विधि।
अभिकर्मित अनुदेशन विधि या अभिकर्मित अधिगम एवं अनुदेशन विधि, ये जरूर ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, अपन शॉर्ट के अंदर अभिकर्मित अनुदेशन विधि कह देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है, अभिकर्मित अधिगम अनुदेशन विधि। यहां पर अभिकर्मित अनुदेशन विधि क्या होती है कि जब विषय वस्तु जो होती है, कोई भी विषय वस्तु जो होती है, उस विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेम के अंदर विभाजित किया जाता है। विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेमों के अंदर विभाजित किया जाता है और वो छोटे छोटे फ्रेम छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और छात्र जो होता है उस फ्रेम के माध्यम से खुद स्वगति से स्वनिर्देशित होकर के सीखता है। वो विधि कहलाती है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। क्लियर? क्या कहा? आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि जैसे अभिकर्मित अनुदेशन विधि क्या है, छोटे छोटे पदों के ऊपर आधारित होती है, तो यहां पर आपका राइट आंसर वही होगा कि जब किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करते हुए विद्यार्थियों के पास प्रेषित किया जाता है और विद्यार्थी स्व अनुदेशन से, और यहां पर स्व अनुदेशन से और अपन कह सकते हैं कि स्वगति से सीखता है, प्रयास करता है, और इसे ही क्या कहते हैं अपन, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सामान्य तौर पर अपन ने इसकी परिभाषा ली है। अब बात ही आती है कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि के विचारक कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सबसे पहले इसका विचार देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो सुकरात नामक वैज्ञानिक थे। ध्यान देना, विचारक अलग हैं और खोजकर्ता अलग हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसके विचारक सर्वप्रथम कौन थे? सुकरात नामक वैज्ञानिक को इसका विचारक माना गया है 5वीं सदी में ईसा पूर्व। विचारक किसका था? सुकरात का था। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि के विचारक जो थे वो सुकरात थे, और यहां पर 1920 के अंदर सिडनी एल प्रेसे के द्वारा, किसके द्वारा? सिडनी एल प्रेसे के द्वारा एक ऐसी मशीन तैयार की गई जो कि श्रृंखलाबद्ध रूप से विषय वस्तु को प्रस्तुत करती है। और वो जो मशीन प्रस्तुत की गई थी वो सुकरात के विचारों से प्रभावित होकर के ही सिडनी एल प्रेसे ने बनाई थी, क्योंकि सुकरात का ये कहना था कि क्यों न छात्रों के समक्ष छोटे छोटे पदों के रूप में विषय वस्तु की सामग्री को प्रस्तुत किया जाए और छात्र उसका अध्ययन करे और वो अपनी स्वगति से ही सीखे, स्व अनुदेशित होकर के सीखे। ऐसा विचार था सुकरात का, और उसी को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य किसने किया था? सिडनी एल प्रेसे नामक मनोवैज्ञानिक ने। सिडनी एल प्रेसे नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसी शिक्षण मशीन का निर्माण किया जिसकी सहायता से छात्रों के सम्मुख प्रश्नों की एक श्रृंखला रखी जाती है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर किसको देना होता है? छात्र को देना होता है, और उसके सही गलत की सूचना भी छात्र को तुरंत प्राप्त हो जाती है। ठीक है? और अंत में फिर इसका जो मुख्य खोज करने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय किसको जाता है? तो अपन कह सकते हैं कि बीएफ स्किनर और उसके सहयोगी जेम्स ली हॉलैंड। कौन आएगा? जेम्स ली हॉलैंड नामक वैज्ञानिकों को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखना चाहूं तो बोलो विचारक तो कौन थे? तो आपका आंसर होगा कि विचारक जो थे वो तो थे सुकरात। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के विचारक सुकरात थे। फिर अगर आपको पूछा जाए कि खोजकर्ता कौन मानेंगे इसके, तो आपका आंसर आएगा कि सर इसके खोजकर्ता जो थे वो कौन थे? बीएफ स्किनर है। और अगर आपको ये पूछा जाए कि अनुदेशन अभिकर्मित अनुदेशन
पर आधारित मशीन, आधारित मशीन का जो निर्माण किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर होगा कि सर उस मशीन का निर्माण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आपके कौन है? सिडनी एल प्रेसे। कौन थे? सिडनी एल प्रेसे। सिडनी एल प्रेसे नामक मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में मशीनरी तैयार की थी। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये आती है कि सबसे प्रथम अभिकर्मित अनुदेशन विधि क्या होती है? ऐसी विधि जिसके अंदर विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों के अंदर विभाजित करते हुए छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और छात्र जो होता है वो उसका स्वनिर्देशित या स्व अनुदेशित रूप करके और स्वगति से ही उसका अध्ययन करता है। उस सुकरात के विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सिडनी एल प्रेसे आया और उसने एक ऐसी मशीन तैयार कर दी जो छात्रों के समक्ष श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत करती है, छात्र उसका जवाब देता है और छात्र को सही या गलत का अनुदेशन भी तुरंत उस मशीन के द्वारा मिल जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद में आगे आता है कि एक वैज्ञानिक थे बीएफ स्किनर, उसको इसका मूर्त रूप प्रदान माना जाता है। बीएफ स्किनर ने अभिकर्मित अनुदेशन विधि के बारे में बताया और इसी कारण से इसका जनक भी किसको मानते हैं अपने? बीएफ स्किनर को ही इसका जनक या खोजकर्ता मानते हैं। आप भले इसको चाहे जनक कह दो या इसको खोजकर्ता कह दो, एक ही बात है। चलिए अब आगे बात करते हैं यहां पर अभिकर्मित अनुदेशन विधि के कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर तीन बातें तो अपन कर चुके हैं। छोटे छोटे पदों पर आधारित विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यह विधि जो होती है वो छोटे छोटे पदों के सिद्धांतों पर भी क्या होती है? आधारित होती है। यानी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, यहां पर अपन ने इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि स्वगति का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। स्वगति का सिद्धांत का मतलब छात्र खुद अपनी स्पीड से ही पढ़ता है। ठीक है। अब यहां पर क्रियाशीलता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी तरह से सक्रिय कौन रहता है? छात्र सक्रिय रहता है और इसी कारण से इसको मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि भी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरह से छात्र ही क्या है? सक्रिय है। शिक्षक पूर्णतः निष्क्रियता की भावना में रहता है, इसलिए यहां पर क्रियाशीलता का सिद्धांत के सामने अपन ये कह सकते हैं कि छात्र जो होता है वो पूर्णतया क्या रहता है? क्रियाशील। छात्र पूर्णतया क्रियाशील होता है। क्लियर? पुनर्बलन का सिद्धांत, यानी अगर यहां पर अपन ये कहें कि छात्र जो होता है अगर उसने उस छोटे छोटे पदों को पढ़ करके उनका आंसर दिया है और उसको सही उत्तर का जवाब मिलता है या गलत उत्तर का जवाब मिलता है तो उसको पुनर्बलन मिलेगा। अगर उसने क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया है इसका मतलब उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा और अगर उसने सही तरीके से जवाब नहीं दिया है तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन भी मिल सकता है। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर पुनर्बलन का सिद्धांत भी लागू होता है, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के पुनर्बलन मिलते हैं। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता के सिद्धांत के बाद में पुनर्बलन का सिद्धांत और पुनर्बलन के सिद्धांत के बाद में आता है कि छात्र अपनी स्वगति से सीखता है और लास्ट आता है तार्किक चिंतन का सिद्धांत। छात्र उस फ्रेम को पढ़ेगा, उसका आंसर देगा, उसका सही जवाब ढूंढेगा तो स्वाभाविक बात है छात्र के अंदर तार्किक चिंतन या मनन की क्षमता विकसित होती है। छात्र ने पूरी फ्रेम को पढ़ा, प्रश्न का उत्तर दिया लेकिन उत्तर गलत आ गया तो भी छात्र इस बात के ऊपर विचार करेगा कि मेरी गलती हुई कहां है। इसके लिए भी वो क्या करेगा? फिर से पुनः वही चिंतन करेगा।
तो कहने का मतलब उसमें तार्किक चिंतन का सिद्धांत भी उसको अपन कहते हैं। एक और अगर अपन चाहें तो यहां पर सिद्धांत दे सकते हैं स्व अनुदेशित का सिद्धांत। स्व अनुदेशित सिद्धांत, यहां पर स्व अनुदेशन का सिद्धांत इसलिए मान रहे हैं क्योंकि छात्र को खुद अपने इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही वो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है उसको। तो ये मुख्य सिद्धांत हैं अभिकर्मित अनुदेशन विधि के। क्रियाशीलता का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, तार्किक चिंतन या मूल्यांकन का सिद्धांत, ये होता है आपका अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत। यहां पर दोस्तों अपन ने नवाचार के अंदर सबसे पहले अभिकर्मित अधिगम अनुदेशन विधि की बात कर रहे थे। अभिकर्मित अधिगम अनुदेशन विधि के विचारक तो थे कौन? आपके सुकरात। खोजकर्ता बीएफ स्किनर। प्रश्नोत्तरी के लिए जो मशीन तैयार की थी वो कौन थे? सिडनी एल प्रेसे। किस सिद्धांत पर आधारित होती है ये विधि? वो 5 सिद्धांत अपन ने पढ़े हैं। आगे देखिए, सबसे पहले आता है अभिकर्मित अनुदेशन विधि की कुछ परिभाषाएं हैं। और स्किनर ने क्या कहा था कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि एक सीखने की कला होती है। ये बात किसने कही? स्किनर ने कही कि अभिकर्मित अनुदेशन, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत एक सीखने की कला होती है। ये बात कही थी किसने? स्किनर ने कहा था। और यहां पर यह शिक्षण की कला व सीखने का विज्ञान होती है। शिक्षण की तो कला और सीखने का विज्ञान किसने माना था? स्किनर ने। किसे कहा था? किसके बारे में कहा था? कि अभिकर्मित अनुदेशन जो होती है वो शिक्षण की तो एक कला होती है और विज्ञान का एक क्या होता है? सीखने का तरीका होता है या सीखने का विज्ञान होता है। ये बात कही थी किसने? बीएफ स्किनर ने। आगे देखते हैं अपन कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि के प्रमुख पद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर प्रस्तावना पद होता है और प्रस्तावना पद आने के पश्चात उसका शिक्षण पद आएगा, अभ्यास पद आएगा और निरीक्षण का पद भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो यहां पर इनका ध्यान रखना है, प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद और निरीक्षण पद। यानी प्रस्तावना पद उसके पास में फ्रेम आएगी, फिर उसके बाद शिक्षण पदों का भी फ्रेम बनेगी, अभ्यास के लिए प्रश्न बनेंगे और सही और गलत का उत्तर भी खुद ही निरीक्षण कर लेगा। ये इसके मुख्य पद होते हैं। आगे देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन विधि के प्रमुख प्रकार कितने होते हैं? तो दोस्तों आपको मुख्यतः तो 3 ही प्रकार देने हैं, रेखीय अभिकर्मित, शाखीय अभिकर्मित और अवरोही अभिकर्मित। बाकी वैसे सामान्य तौर के ऊपर 5 प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। आपको ध्यान भी यही रखना है, मुख्यतः 3 प्रकार की ही मानी गई है। बाकी तो आगे जैसे जैसे खोज होते गए वैसे वैसे इसके अंदर जोड़ते गए, लेकिन ऑथेंटिक रूप से 3 मानते हैं, रेखीय, शाखीय और अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। देखिए वो मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली विधि जो आती है वो आती है आपकी रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि 1954 के अंदर बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी और मुख्यतया इसके जो सहयोगी थे वो कौन थे? जेम्स ली हॉलैंड। कौन थे? जेम्स ली हॉलैंड। और पिछले बार रीट के एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक किसको माना जाता है? तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि या अभिकर्मित अनुदेशन विधि दोनों के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन थे? बीएफ स्किनर ने सबसे पहले इसका खोज करता था। सहयोगी जेम्स ली हॉलैंड थे। क्या हुआ कि इस विधि के अंतर्गत अपन ये कह सकते हैं कि स्किनर ने इस विधि में विषय के अनेक छोटे छोटे फ्रेम बनाए और जो फ्रेम बनाए थे वो एक सीधी रेखा में थे।
अतः रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन इसका नाम दिया गया। और यह विधि जो होती है वो मुख्यतः 3 शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। सबसे पहली बात तो यह कि इसमें वो जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि जो होती है उसके अंतर्गत अगर अपन देखें तो अगला पॉइंट आता है क्या, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वो 3 पद कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है उसमें उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन। क्या क्या होता है? उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन मिलता है। उद्दीपक के रूप में विषय वस्तु से संबंधित फ्रेम को उद्दीपक माना जाता है। देखिए यहां पर इस विधि के अंतर्गत रेखीय को इसका नाम रेखीय क्यों दिया गया है? यह है आपकी फ्रेम फर्स्ट, ठीक है। फ्रेम फर्स्ट का अध्ययन करने के पश्चात आपके सामने खुलेगी फ्रेम सेकंड, और फ्रेम सेकंड का जब अध्ययन कर लिया जाएगा उसके पश्चात खुलेगी आपकी कौन सी? फ्रेम थर्ड। इस प्रकार से असंख्य अपन चाहे जितनी फ्रेम आगे की तरफ क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इसमें फ्रेम जो होती है वो क्या होता है? आपका उद्दीपक होता है। क्या होता है? उद्दीपक होता है। और इस उद्दीपक को ग्रहण करने के दौरान ही छात्र अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया करने का मतलब उस फ्रेम को पढ़ेगा, पढ़ करके उसका क्वेश्चन बनने वाला होगा उसका उत्तर देगा। उत्तर अगर सही आता है तो सकारात्मक पुनर्बलन, और अगर उत्तर गलत आता है तो नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि जो होती है, इस रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के अंदर एक विद्यार्थी के पास में एक निश्चित रूप में या एक निश्चित क्रम में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इसमें विषय वस्तु को निश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। निश्चित क्रम में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इसमें निश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, अतः एक सरल रेखीय आकृति बनती है। क्या बनती है? सरल रेखीय आकृति बनती है। और इसी कारण से इसका नाम क्या दिया गया है? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। यानी मैंने यहां पर जैसा कि आपको बताया कि फ्रेम फर्स्ट आएगी, फ्रेम फर्स्ट के बाद में सेकंड फ्रेम होगी, सेकंड फ्रेम के बाद में थर्ड फ्रेम होती है। इस प्रकार से इसके अंदर ये फ्रेम आगे की तरफ चलती रहती है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि आगे की तरफ वो बढ़ती रहती है निरंतर रूप से। चलिए यहां पर आगे अपन देखते हैं कि इस विधि के अंतर्गत कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। यहां पर इस विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांट करके सरल और आसान बनाया जाता है। छात्र पूरी तरह से क्रियाशील होने के कारण से इसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित माना गया है, क्योंकि यहां पर क्रियाशील कौन है? क्योंकि छात्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रियाशील व या अपन ये कह सकते हैं कि सक्रिय होते हैं। छात्र पूर्णतया क्रियाशील या सक्रिय होते हैं, इसी कारण से यह मनोवैज्ञानिक पदों पर आधारित विधि मानी गई है। अगला था कि इस विधि में छात्र स्वयं क्रियाशील रहता है, ये बात नीचे आई चुकी है। यानी छोटे छोटे पदों को एक सीधी रेखा के अंदर फ्रेम में प्रस्तुत किया जाता है। छात्र स्वयं क्रियाशील रहकर के सीखता है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित ये विधि मानी जाती है। आगे आता है कि इस विधि में छात्र स्वगति व तार्किक चिंतन से सीखता है, ठीक है। और यहां पर सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये आ रही है कि इस विधि में
व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, उसके पीछे भी अब कारण है। यहां पर अपन ये कह सकते हैं महत्व नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस विधि की सबसे बड़ी कमी अपन एक निकालने वाले हैं, वो ये है कि इसमें प्रतिभाशाली छात्र इसमें रुचि नहीं लेते। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व नहीं दिया जाता, उसके पीछे कारण भी यही है कि यहां आप जो फ्रेम प्रस्तुत कर रहे हो वो सभी प्रकार के छात्रों के लिए एक समान प्रकार की फ्रेम बनकर के प्रस्तुत होती है। इसलिए कई बार अगर उसको सरल बना दिया जाता है तो जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनको इजीली में सब कुछ आता है, इसलिए वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। इसलिए जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व नहीं दिया जाता है और इस विधि का निर्माण क्या किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि की कुछ विशेषताएं अपन ने जो देखी है वो क्या है, छोटे छोटे पदों को एक सीधी रेखा में प्रस्तुत करते हैं। छात्र जो होता है वो स्वयं अपने उन पदों को पढ़ता है, स्वगति से सीखता है। छात्र पूर्णतः क्रियाशील होने के कारण से इसको मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित माना जाता है। फिर उसके बाद में लिया, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व नहीं दिया जाता। जैसी फ्रेम बन चुकी है वो सभी के लिए समान हो गई है और अंत में लिखा अपन ने कि इस विधि का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। यहां पर अपन आगे देखिए कि इस विधि की सबसे बड़ी कमियां क्या-क्या है कि इस विधि के द्वारा सभी प्रकार के विषयों का, प्रकरणों का फ्रेम तैयार करना आसान नहीं होता। इसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं को महत्व नहीं दिया जाता। अभी आ गया है तीसरी विशेषता, अगर यहां पर अपन इसके अंदर देखना चाहेंगे तो वो आएगी कि इस विधि में कई बार शिक्षार्थी को यह पता नहीं चल पाता है कि उसका प्रश्न गलत क्यों हुआ। बिल्कुल सही है कि ये पता ही नहीं चल पाएगा उसको कि उसका प्रश्न किस प्रकार से गलत हो चुका है, वो उनमें उलझता रहेगा और प्रतिभाशाली बालकों या छोटे छोटे पदों को पढ़ने में रुचि नहीं दिखाता है। आ गई है बात मैंने जो बताई थी अभी कि इस विधि के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व नहीं दिया जाता है और जब व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व अपन नहीं दे रहे हैं, इसी कारण से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो विधि होती है ये सामान्यतया प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या नहीं होती है, इसमें प्रतिभाशाली बालक कोई अपनी रुचि नहीं दिखाता है। चलिए आगे अपन इसके बारे में एक विशेषता और देखते हैं, वो सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इस विधि के अंतर्गत फ्रेम फर्स्ट को पढ़ा, फ्रेम सेकंड में चला गया, फ्रेम सेकंड को पढ़ा, फ्रेम थर्ड में चला गया। सबसे बड़ी कमी जो इस विधि की रही है दोस्तों, वो ये रही है कि इसमें छात्र को सामान्य तौर पर अपने कह सकते हैं कि मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है और दूसरा कि इसमें कोई भी उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी नहीं होती है। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था नहीं होती, यानी कि इस विधि के अंदर कोई भी प्रकार की उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा कि इसमें शिक्षा शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं, या फिर अपन ये कहें कि इसके अंदर इस विधि के अंतर्गत अपन ये भी कह सकते हैं कि सामान्य तौर के ऊपर कि मूल्यांकन की सतत आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती। तो अपन ये कह सकते हैं अगली विशेषता, मूल्यांकन की सतत आवश्यकता नहीं होती, यानी इस विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की सतत आवश्यकता भी नहीं होती है।
फिर उसके बाद में अपन यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रतिभाशाली बालकों को इसमें रुचि नहीं होती है। और अभी जैसे कि अपन ने यहाँ पर ये भी देखा है कि इसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं को महत्व नहीं दिया जाता, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व, व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व नहीं दिया जाता। अब यहां पर आपको सबसे बड़ी मुख्य बात क्या रखनी है वो ध्यान देना। सबसे पहली बात तो यह कि रेखीय विकर्मित अनुदेशन विधि के जो प्रतिपादक जो थे वो तो कौन थे, बीएफ स्किनर थे। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट अपन लेना चाहेंगे कि बीएफ स्किनर जो थे, उन्होंने बीएफ स्किनर ने ये विधि जो दी थी, इसके अंदर सामान्यतः एक निश्चित क्रम में एक रेखा के रूप में फ्रेम को बना करके प्रस्तुत किया गया था और छात्र स्व गति या स्व अनुदेशन से सीख रहा था। लेकिन इस विधि की सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि इसके अंदर वे प्रतिभाशाली बालक रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता का कोई महत्व नहीं है। और यहाँ पर एक जो मैंने बात बताई है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इसमें उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था नहीं होती है। कई बार छात्र को यह पता नहीं चल पाता कि मेरा उत्तर गलत क्यों हो रहा है, तो उसका उपचारात्मक शिक्षण यानी यहाँ पर कोई कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर मूल्यांकन की सतत आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि मूल्यांकन की आवश्यकता तो तब पड़ती है कि जब छात्र का कोई उद्देश्यहीन हो जाता। इसलिए इस रेखीय विकर्मित अनुदेशन विधि में मूल्यांकन नहीं हो पाता है और यहाँ उपचारात्मक शिक्षण की भी व्यवस्था नहीं होती है। इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए अगली विधि जो आने वाली है वो आ जाएगी आपकी कौन सी विधि, साखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि। कौन सी विधि आ जाएगी, साखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह कि साखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो अपन कह सकते हैं कि इसके प्रवर्तक नॉर्मन ए क्राउडर को माना जाता है। किसको मानते हैं, नॉर्मन ए क्राउडर ने 1960 के अंदर, जबकि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि 1954 के अंदर प्रस्तुत की गई थी। और यहाँ पर नॉर्मन ए क्राउडर ने 1960 में साखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि का प्रतिपादन किया था। यहां पर क्या था, तीनों पक्षों को शामिल किया गया। एक फ्रेम के अंदर सबसे पहले छोटे छोटे पदों के रूप में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। उसको पढ़ने के बाद में छात्र अगली फ्रेम के ऊपर नहीं पहुंचता, पहले उसको प्रश्नोत्तरी देखनी होती है। प्रश्नोत्तरी देखने के पश्चात इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसी कारण से इसमें एक फ्रेम के दो अन्य शाखाएं और बनी, एक में प्रश्न, एक में उत्तर। तो इसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि, जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेम में वर्गीकृत करके प्रश्न बनाए जाते हैं तथा छात्र जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं ज्ञात कर लेता, अपनी कमियों का पता नहीं कर लेता या उपचार नहीं कर लेता, तब तक अगला अनुदेशन प्राप्त नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये इसकी परिभाषा में। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों के अंदर लगातार उसको प्रवाहित कर रहे थे अपन। लेकिन साखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के अंतर्गत नॉर्मन ए क्राउडर ने 1960 में इसको खोजा था और उन्होंने ये बताया, छात्र के सामने पहले छोटे छोटे पदों में फ्रेम को प्रस्तुत किया जाता है और वो छात्र तब तक अगले फ्रेम के ऊपर नहीं पहुंच सकता जब तक वो उस फ्रेम से संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देता। और इस विधि में यह भी व्यवस्था की गई कि उत्तर गलत है या सही है उसका आकलन भी छात्र स्वयं करेगा, और जब तक वो दोनों तीनों फ्रेम को नहीं पढ़ लेता अगली फ्रेम नहीं खुलेगी। तो कहने का मतलब अगली फ्रेम का अनुदेशन तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक छात्र प्रश्नों का उत्तर हल नहीं कर लेता और अपनी कमियों को क्या नहीं कर लेता,
उपचार नहीं कर लेता है तब तक वो इससे अगली फ्रेम के ऊपर नहीं पहुंचेगा। देखिए यहां पर अपन इसके बारे में बात भी करते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर नहीं पहुंच पाता है, उसके बारे में अपन बातें करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक यहां पर फ्रेम लेता हूं, मान लीजिए कि आपके पास में ये थी फ्रेम फर्स्ट। क्या है ये? फ्रेम फर्स्ट है। अब यहां से 3 प्रकार की फ्रेम निकलेंगे। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली जो फ्रेम आ रही है, एक आएगी आपके पास में दूसरी फ्रेम, एक आएगी आपके पास में तीसरी फ्रेम। छात्र जब तक यहां पर फ्रेम सेकंड के ऊपर नहीं पहुंचेगा, जब तक पहले ये यहां पर क्या करेगा, इस फ्रेम फर्स्ट ए और फ्रेम फर्स्ट बी को नहीं खोल लेता। यहां पर फ्रेम ए और फ्रेम बी को जब तक वो नहीं खोल लेता है तब तक वो सेकंड फ्रेम के ऊपर नहीं पहुंचेगा। अब यहां पर ध्यान देना कि फ्रेम ए जो होता है, देखिए यहां पर फ्रेम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डॉट डॉट ऐसी अपन चाहे जितनी फ्रेम बना सकते हैं उस विषय वस्तु की। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि जब तक फ्रेम 1 2 3 जो होती हैं, इनका तो अर्थ क्या होता है, विषय वस्तु से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? विषय वस्तु से संबंधित होती हैं। क्लियर? दूसरी बात, फ्रेम फर्स्ट ए, सेकंड ए बनेगी, थर्ड ए बनेगी। इस प्रकार से जितने पद लेंगे उतनी ही फ्रेम बनते जाएंगे। तो यहां पर इनके अंदर हमेशा किसको सम्मिलित किया जाता है, तो ये होती हैं प्रश्नमाला से संबंधित। किससे संबंधित होती हैं? प्रश्नमाला से संबंधित होती हैं। फिर उसके बाद में अपन अगला पॉइंट लेते हैं कि फ्रेम क्या होगा, 1B एक बनेगी, 2B एक बन सकती है, 3B। इस प्रकार से आप चाहे जितनी बना सकते हो। और यहां पर ये जो फ्रेम होती है वो किससे संबंधित होती है, तो अपन कह सकते हैं वो होती है आपके किससे संबंधित है, उत्तरमाला से संबंधित। यानी यहां पर फ्रेम फर्स्ट से फ्रेम सेकंड तब तक नहीं खुलेगी जब तक पहले आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। उत्तर देने के पश्चात आपको इस फ्रेम फर्स्ट बी में क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। यहां पर तो क्या होगा, आंसर मिलेगा, उसका आंसर। और यहां पर क्या होगा, आपका क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद में फ्रेम सेकंड जब खुल जाती है तो यहां फ्रेम सेकंड से भी क्या क्या बनेंगे, तो आप कह सकते हो कि यहां पर भी वही 3 ऑप्शन बनेंगे। क्या क्या बनेंगे कि यहां पर एक तो बन जाएगी आपके पास में फ्रेम, क्या कहलाएगी ये, तो 2B उत्तरमाला है। यहां पर जो फ्रेम बनेगी वो क्या हो जाएगी आपकी, तो आप कह सकते हो कि ये जो फ्रेम रहेगी वो क्या रहेगी, 2A रहेगी, जिसके अंदर प्रश्नोत्तरी रहेगी। और उसके बाद में यहां पर मध्य में जो फ्रेम बनने वाली है, ये जो फ्रेम होती है, ये फ्रेम क्या होती है आपकी, फ्रेम थर्ड होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर फ्रेम बनती हैं। और यहां से फिर आपकी कौन सी फ्रेम खुलेगी, फोर्थ फ्रेम खुलेगी। तो फोर्थ फ्रेम तभी खुलेगी जब आप क्या क्या कर लोगे यहां पर, तो एक तो आ जाएगी आपके पास में कौन सी, फ्रेम 3A, और एक खुलेगी आपके क्या, फ्रेम 3B। इनको खोलने के पश्चात ही आप कहां पहुंचोगे, फ्रेम 4 के ऊपर पहुंचोगे। तो कहने का मतलब, जब आपके पास में फर्स्ट फ्रेम है तो इस फर्स्ट फ्रेम से आप जब तक इस प्रश्न को हल करके इसका उत्तर नहीं खोज लोगे तब तक सेकंड फ्रेम नहीं खुलेगी। और सेकंड फ्रेम के ऊपर आप जब पहुंचोगे, इसमें विषय वस्तु को पढ़ोगे,
विषय वस्तु को पढ़ करके उस विषय वस्तु से संबंधित जो भी प्रश्न है वो 2A में मिलेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर दिया तो उस उत्तर की जांच करने के लिए उसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको मिलेगा फ्रेम में 2B के अंदर मिलता है। क्लियर? फिर उस प्रकार से फ्रेम 3 को खोलोगे तो इस प्रकार से इसके अंदर बोलो जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि की जो कमियां रह गई थी उन कमियों को यहां दूर किया गया है, नहीं किया गया? बोलो उसमें उत्तर की आंसर का पता नहीं चल पाता था या आंसर की व्यवस्था की गई, उसमें उपचारात्मक शिक्षण नहीं हो पाता था, इसमें उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये था आपके पास में रेखीय के बाद में शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि। और इसके अंदर भी सामान्यतः 3 पद होते हैं। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर क्या होता है आपका फ्रेम फर्स्ट होता है। निदान जो होता है उसमें फ्रेम फर्स्ट ए होगी और उपचार के लिए उत्तर मिलेगा, इसमें आएगा फ्रेम फर्स्ट बी मिलेगी आपको। इस प्रकार से इसके अंदर 3 पद होते हैं, प्रस्तुतिकरण, निदान और उसके बाद में उपचार उसका। आगे देखते हैं अपन कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का विकल्प चुन करके और उसका उत्तर देता है। विकल्पात्मक आ गया उसमें। छात्र द्वारा गलत विकल्प का चयन करने पर उसका पूर्णतया विश्लेषण मिलता है। उत्तर की व्यवस्था है ना यहीं पर भाई। फर्स्ट बी के अंदर, फर्स्ट ए के अंदर प्रश्न है तो फर्स्ट बी के अंदर उत्तर है, उत्तर माला भी वहीं पर मिल रही है उसको। विषय वस्तु को विस्तृत रूप में जोड़ा जा सकता है। अगली विशेषताएं देखिए इसके अंदर कि छात्र द्वारा सही विकल्प का चयन किया जाता है जिसके कारण उसकी तार्किक क्षमता का भी क्या होता है विकास होता है। और इसमें छात्र अपनी गलतियों का भी क्या कर लेता है उपचार कर सकता है। इसका मतलब शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है। यहां पर मैं लिख सकता हूं शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में अर्थात इसमें उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है। उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था कौन से में होती है? तो आपका आंसर होगा कि सर उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था जो होती है वो आपके शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में होती है। एक और बात यहाँ पर अगर अपन लिखना चाहेंगे कि इसमें मूल्यांकन की भी व्यवस्था होती है। छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उसको अनुदेशन दिया जाता है। पिछली विधि में व्यक्तिगत क्षमताओं को महत्व नहीं था, यहाँ पर व्यक्तिगत क्षमताओं को महत्व दिया गया है। इस विधि में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि इसमें समय की बचत होती है और विस्तृत विषय वस्तु का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। यानी वहां पर रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि जो थी वो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी नहीं थी, जबकि ये प्रतिभाशाली छात्रों के लिए क्या होती है उपयोगी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कमियां कि इस विधि में छात्र को सही विकल्प नहीं मिलने पर प्रश्न को हल करने में क्या लग सकता है समय अधिक लग सकता है। और यहाँ पर इस विधि द्वारा छात्र द्वारा हर विकल्प का विस्तृत अध्ययन करने पर छात्र की रुचि क्या हो जाती है कम हो जाती है। एक और कमी यहां पर अपन कह सकते हैं कि इसमें छात्र के व्यवहार को, इसमें छात्र के व्यवहार का नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता। इसमें छात्र के व्यवहार का नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। किसके अंतर्गत? इस विधि की कमियों के अंतर्गत, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के अंतर्गत। तो इस प्रकार से अपन ने 2 विधियां पढ़ी हैं। एक पढ़ा है अपन ने क्या रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, एक पढ़ी अपन ने क्या शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि। और यहाँ पर एक विशेषता के अंदर एक पॉइंट और लिख देता हूं कि इसमें मूल्यांकन की व्यवस्था भी होती है। क्या होती है? इसमें मूल्यांकन की व्यवस्था भी पाई जाती है या व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने इस विज्ञान शिक्षा के नवाचार के अंदर अपन ने
सामान्य तौर के ऊपर कितनी विधियां पढ़ी हैं? 2 विधियां ली हैं। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक लिया है अपन ने कौन सा? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, और दूसरी जो लिया है वो अपन ने कौन सा लिया है? शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि। जो कमियां रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि में थी, उनको दूर करने के लिए कौन सी विधि ली गई है? शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि भी ली गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि होती है, उसके अंदर प्रतिभाशाली छात्रों को भी व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया गया है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी होती है और मूल्यांकन की भी व्यवस्था की गई है। कमी इसमें एक रह जाती है कि इसमें समय अधिक लगता है, और दूसरा इसमें छात्र के व्यवहार को नियंत्रित नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार से अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।